Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 6th lecture of the course Business System Development. In today's lecture, we will be talking about managing the information system project. We started our discussion on the management aspect of a project in lecture number 5, and in today's lecture 2, we are going to continue our discussion. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of what we discussed in our lecture number 5. Here is the summary. If you remember, we mainly talked about the process of managing an information system project. We have seen that there are 4 main phases that are used, that are followed whenever we talk about the project management. प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको आप फॉर्मली प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, सो ढेर सारे मसले मसाइल आ सकते हैं. इवन के मिसमैनेजमेंट या पुअर मैनेजमेंट से पूरे के पूरे सिस्टम्स, पूरे की पूरी प्रोसेसेस की जो सक्सेस है वो फेलियर में तब्दील हो सकती है. सो जिस तरह आप डेवलपमेंट पर एफर्ट और टाइम स्पेंड करते हैं और डेवलपमेंट के लिए कोई कॉस्ट और बजट आपने रखा हुआ है, बिल्कुल मैनेजमेंट पार्ट के लिए भी इस तरह आप सेपरेट से कुछ बजट है, कुछ रिसोर्सेज है, वो आप एलोकेट करते हैं. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक आपके प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज जो कि प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं. एक है सपोर्टिव वर्कफ्लोज जो कि प्रोजेक्ट की सपोर्ट से, मेंटेनेंस से और मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं. ठीक है, सो मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है. हमने डिफरेंट इसके फेजेस देखे थे. फेज़ 1 में हमने प्रोजेक्ट इनिशिएशन की बात की थी, जिसमें यूजुअली प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया जा रहा है. जो बिल्कुल बेसिक कोर चीज़ें हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनकी बात की जा रही है. कस्टमर से कैसे इंटरेक्शन होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगी, फिर प्रोजेक्ट इनिशिएशन में सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं. इसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग था. इन दोनों फेजेस की में फर्दर डिटेल्स हैं. हमने देखा था इसमें कुछ फॉर्म्स यूज़ होते हैं. इसमें आपकी गैंट चार्ट्स जो कि टाइम और टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं वो यूज़ होते हैं. इसमें नेटवर्क डायग्राम्स यूज़ होती हैं. सो इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप जो है वो चीज़ों को फोरसी कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं और आप चीज़ों को अकॉर्डिंगली लेकर चल रहे हैं. Let us now proceed towards the outlines of today's lecture. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग 2 phases of the project management की बात करेंगे. That is project execution and project close down. प्रोजेक्ट आपने इनिशिएट किया, प्लान कर लिया, अब एक्चुअली आप एग्जीक्यूट करने हैं. अब आप एक्चुअली जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर रहे हैं और पूरा डेवलपमेंट का फेज जो है वो इसमें शामिल है और एट द एंड प्रोजेक्ट को आप क्लोज डाउन कर रहे हैं. हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग 2 फेजेस हैं उनको मजीद देखेंगे, उनकी मजीद जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे. और किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग होती है, क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग क्या होती है, क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग को कैसे देखा जाता है, इंशाल्लाह इसको भी हम आज के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे. आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से ये शामिल है कि आप इन 4 फेजेस को, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और क्लोज डाउन, इनमें फ़र्क को समझें और हर फेज में जो रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप समझकर रियल लाइफ अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोई इश्यूज़ हैं उस पर आप इन कॉन्सेप्ट्स को डिप्लॉय कर सकें. Let us now proceed towards the actual contents of the course and the actual contents of today's lecture, and that is we had a discussion on phase 1 initiation. We talked about the phase 2 which is planning. Now we will talk about the execution and the remaining close down. इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है इन 4 फेजेस की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कि आप अपने चंद दोस्तों के साथ किसी हिली एरिया पर किसी तफरीही मकाम पर
कुछ दिन गुजारने का प्लान करते हैं, कोई आप ट्रिप एक अरेंज करना चाह रहे हैं। अब ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इनिशियली एक आइडिया था, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट करने के लिए, एक्चुअली उस ट्रिप पर जाने के लिए ढेर सारी चीजें जो कि आप पहले से प्रिपेयर करेंगे, पहले से आप आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कब जाया जाए, उसके बाद आप ये देखेंगे कौन कौन इस ट्रिप में शामिल होगा, फिर आप देखेंगे कि कहां पर आपकी रिहाइश होगी, तो उस हिसाब से कितना खर्चा आएगा पर पर्सन, कैसे जो है वो आप डिवाइड करेंगे, कौन सी चीजें जो कि आप साथ ले जा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप वहां से लेंगे, वहां से लेना जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। सो इनिशिएशन में, प्लानिंग में ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन एक्चुअली वो चीज बता रहा है कि आपने जो चीज प्लान किया था अब उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेट्स से आपने प्लान ये किया था कि आप जो है वो अपनी गाड़ी पर, अपनी जीप पर जो है वो उस जगह पर जाएंगे। सो अपनी गाड़ी को, अपनी जीप को यूज करते हुए उस जगह पे जाना, ये एग्जीक्यूशन है। 3-4 दिन वहां पे गुजारना, ये एग्जीक्यूशन है। इसके अलावा जो आपने मजीद चीजें प्लान की थी उनको एक्चुअली रन करना, ये सारा एग्जीक्यूशन में आता है। और लास्टली क्लोज डाउन में क्या है कि जब आप अपना 3-4 दिन का ट्रिप खत्म करके वापस घर आ जाते हैं, उसके बाद जो है जो भी आखिरी चीजें थी, जो भी रिमेनिंग चीजें थी, लेट्स से कुछ जितना भी एक्सपेंस था वो 3-4 दोस्तों ने आपस में डिसाइड करना था। कुछ अगर पैसे बच गए हैं तो वो वापस देने हैं, कुछ अगर पैसे मजीद लगे हैं उनको कैसे शेयर करना है, अगर उस ट्रिप की कोई फोटोग्राफ्स हैं वो कैसे शेयर करनी है, ठीक है, मेमोरीज हैं, कोई अगर आपने उस ट्रिप की कोई स्टोरी राइटिंग की हुई है, सो ये सारी चीजें क्लोज डाउन में आती हैं। बिल्कुल इसी तरह हम जब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी बिजनेस प्रोसेस की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ये 4 फेजेस जरूर होते हैं। सो फर्स्ट 2 फेजेस को हमने डिटेल में देखा, आज हम बात करेंगे फेज नंबर 3 की और फेज नंबर 4 की। सो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हिच इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। सो यहां पे जो मेन चीज आप जहन में रखेंगे वो ये है कि आप एक्चुअली एक्ट कर रहे हैं, एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। पहले आपने एक्शंस प्लान किए थे, पहले आपने प्लान्स क्रिएट किए थे, अब आप उन प्लान्स को एक्ट कर रहे हैं, अब आप जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्लान्स क्रिएटेड इन प्रायर फेजेस आर पुट इनटू एक्शन, आप वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू एग्जीक्यूट द बेसलाइन प्रोजेक्ट, यू मॉनिटर द प्रोग्रेस अगेंस्ट बेसलाइन। लेट्स से आपने कहा था प्रोजेक्ट प्लान में ये डिस्कस था कि 6 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट 4 वीक्स में आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो अब आप देखते हैं कि फर्स्ट 4 वीक में क्या एनालिसिस कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, तो आप मॉनिटर कर रहे हैं प्रोग्रेस अगेंस्ट बेसलाइन। अगर बेसलाइन थी कि 4 हफ्ते के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस खत्म हो जाना चाहिए, सो क्या 4 हफ्ते गुजरने पर यह खत्म हो जाएगी? अगर 2 हफ्ते गुजर गए हैं तो क्या आपने 50% ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स ये एनालाइज करनी है और रिमेनिंग 2 वीक्स में आप कर लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 हफ्ते गुजर गए हैं और आपकी प्रोग्रेस अभी तक कुछ भी नहीं है या सिर्फ 20-30% है। अगर 3 वीक्स में आपने सिर्फ 20-30% परफॉर्म किया है, सो ये कैसे पॉसिबल है कि आप 1 वीक में आप रिमेनिंग 70% परफॉर्म करेंगे? सो इन दैट केस आपका प्रोजेक्ट एनालिसिस डिलेड है, प्रोजेक्ट एनालिसिस डिले होगा, सो ये डिले आगे सारे फेजेस में पोस्टपोन्ड होगा, आगे सारे फेजेस में प्रोपोगेट होगा। सो प्रोजेक्ट को बेस लाइन के मुताबिक एग्जीक्यूट करना यह बड़ा जरूरी है, जिसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप किसी तफरीह मकाम पर ट्रिप के लिए जा रहे हैं और लेट से आपने ये प्लान किया है कि हम फर्स्ट नाइट जो है वो मरी में ठहरेंगे और सेकंड नाइट जो है वो हम नथिया गली में ठहरेंगे। फर्स्ट नाइट की आपने बुकिंग करा दी मरी में ही, सेकंड नाइट की आपने एडवांस बुकिंग करा दी नथिया गली में। अब अगर आप पहुंचे ही लेट हैं, आप पहले दिन पहुंचने के बजाय दूसरे दिन मरी पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मरी की बुकिंग भी चली गई और आपकी नथिया गली की बुकिंग भी चली गई, ठीक है। सो ये कौन चेक करेगा? प्रोग्रेस कौन चेक करेगा? अगर प्रोग्रेस लो है तो कैसे आप पुशअप करेंगे ताकि डेडलाइंस को मीट करें? ये सारी चीजें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आती हैं। सो मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, मैनेजेस चेंजेस इन द बेसलाइन प्लान। लेट्स से पहले बेसलाइन में ये था कि आपके 4 डेवलपर जो है वो कोडिंग करेंगे,
जब आपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट की, ठीक है, 4 डेवलपर्स जो है वो 4 हफ्ते तक जो है वो कोडिंग करते रहेंगे तो ये कोड कंप्लीट होगा। 2 हफ्ते के बाद पता चला कि आपकी 4 लोग मुसलसल काम करने के बावजूद भी हार्डली 30% ऑफ दी प्रोग्रेस उन्होंने अकॉम्प्लिश की है। 30% ऑफ द प्रोजेक्ट रहता है, तो मतलब रिमेनिंग 2 वीक्स में आपको 70% कंप्लीट करना है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, मैनेज चेंजेस कर सकते हैं। अब यहां पे हो सकता है कि आपको एक 6th या 5th एक नया डेवलपर जो है वो आपको फौरन लाना पड़े ताकि इस प्रोग्रेस को जो है वो इन्हांस किया जाए, या ये हो सकता है कि आप अपने डेवलपर्स को ओवर टाइम दें, ठीक है, आप उनसे कहें कि भाई सुबह 9 से 5 बजे के तक बैठने के बजाय आप सुबह 9 से रात 9 तक बैठें, और जो भी एक्स्ट्रा आवर्स आप लगा रहे हैं उसके लिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करेगी। सो आपने जो है वो अकॉर्डिंगली अगर जरूरत है सो आप चेंजेस को भी मैनेज करते हैं। मेंटेन प्रोजेक्ट वर्कबुक, हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक प्रोजेक्ट वर्कबुक को देखा था और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज थी, 9 एक्टिविटीज को हमने देखा था। सो आप उन 9 एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, मतलब कोई ऐसी नई चीज आप कहीं बाहर से लेकर नहीं आ रहे। अगर आपने कोई भी एक्शन करना है, कोई भी चेंजेस करनी है, तो आप देखते हैं कि वर्कबुक में कैसे चीजें लिखी हुई हैं। और लास्टली कम्युनिकेट प्रोजेक्ट स्टेटस। अब कम्युनिकेट प्रोजेक्ट स्टेटस दोनों तरह से हो सकता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम, डेवलपमेंट टीम के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो सकती है, और अगर जरूरत पड़े तो आप कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इन टीम क्यों प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन जरूरी है? लेट्स से आपने एनालिसिस या डिजाइनर्स ने जो है वो प्रोजेक्ट का डिजाइन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सो डिजाइन कंप्लीट करने से पहले वो बता सकते हैं कि हाँ जी हमारा डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और हम डिटेल डिजाइन आपको विद इन नेक्स्ट 3 डेज जो है वो हम आपको दे देंगे और आप उस पर अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है। इसी तरह लेट्स से आप कस्टमर को भी एतमाद में ले सकते हैं। लेट्स से कस्टमर तो ये इस चीज में इंटरेस्टेड है कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसका प्रोजेक्ट लेट्स से टोटली 6 महीने के बाद कंप्लीट होगा। सो 6 महीने तक वो इंतजार में नहीं रह सकता, 6 महीने तक आपको उसको एतमाद में रखना होता है, तो आप उसको प्रोग्रेस बताते रहते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है या वो सिस्टम एनालिस्ट उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को स्टेटस बताता रहता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करता रहता है। उसको पर्पस ये होता है कि उसको बताया जाए कि हाँ जी आपका जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट के इस फेज में है, अभी ये फेज कंप्लीट हो गया, इसके बाद कोडिंग स्टार्ट हो रही है, ऑलमोस्ट इंटरफेस हमने बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्डवेयर की जरूरत है तो हार्डवेयर अकॉर्डिंगली परचेज कर दिया गया है। सो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं। सो दे ऑल बिलोंग टू दी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं। हमने पिछली स्लाइड में बात की कि मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, ठीक है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस अगेंस्ट बेसलाइन प्लान। अब गैंट चार्ट में आपने लिखा था, हमने प्लानिंग फेज में लिखा था कि डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट विल टेक 6 डेज, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि एक्चुअली 6 डेज होने वाले हैं या 4 डे हो गए हैं। सो अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट की जितनी प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड थी वो हुई है या नहीं हुई। अगर तो नहीं हुई इसका मतलब है कि कुछ मसले मसाइल हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज हैं, हो सकते हैं रिसोर्सेज के इश्यूज हों, हो सकते हैं कोई और इश्यूज हों। तो आपका काम ये है कि आप अकॉर्डिंगली देखें कि क्या चीज होनी थी, क्या चीज किस टाइम पर कंप्लीट होनी थी। अगर वो कंप्लीट हुई है फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं हुई इसका मतलब यह है कि कुछ इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। अब अगर यहां पे गौर से देखा जाए तो इस गैंट चार्ट में टास्क नंबर 3 और टास्क नंबर 7 ये कंप्लीटेड है। टास्क नंबर 3 था डिजाइन इंटरव्यू फॉर्म, ठीक है, ये पहले दिन हो जाना चाहिए था, ये टास्क 100% कंप्लीटेड है। इसी तरह टास्क नंबर 7 था कलेक्ट रिपोर्ट्स, लेट्स से सीवीज कलेक्ट करना, ठीक है, ये टास्क 100% हो चुका है, ये कंप्लीटेड है। जो टास्क रहते हैं जिनकी कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं है वो है समराइज रिजल्ट्स 0%। लेकिन इसकी ये रीजन भी हो सकती है कि ये लास्ट में जाकर होगा, क्योंकि जब तक आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है आप समराइज नहीं कर सकते, जब तक आपने इंटरव्यूज नहीं कर लिए आप रिजल्ट्स को समराइज नहीं कर सकते। आप जब तक इंटरव्यूज करेंगे नहीं तो आप कैसे किसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट या कैसे किसी कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं,
ठीक है। सो आपने इस गैंट चार्ट के थ्रू जो है वो प्रोग्रेस देख रहे हैं। यहां पे मजीद जो एक चीज देखने वाली है वो ये है कि जो रेड बार्स हैं ये वाली, ये क्रिटिकल पाथ को शो करती हैं, ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ को शो करती हैं। और जो लाइंस हैं, लाइंस थ्रू बार्स, लाइंस देखें, इन बार्स के दरमियान जो लाइन है, ठीक है, दैट इज इंडिकेटिंग प्रोग्रेस। अब ये टास्क नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, परसेंट कंप्लीट, ये यहां पे देखें। सो ये कंप्लीट है। सो आपने अकॉर्डिंगली देखना है। इसी तरह ये डिफरेंट कलर्स, बार कलर्स यूज करने का मकसद सिर्फ इसको कलरफुल बनाना नहीं है, बल्कि रेड कलर देने का मतलब ये है कि ये क्रिटिकल पाथ है, ये सेंसिटिव पाथ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको आपने बड़ा केयरफुली टाइम पर जो है वो कंप्लीट करना है। अब अगर आपके इंटरव्यूज लेट होते हैं, इंटरव्यूज लेट से किसी भी रीजन से लेट हुए, ठीक है, इंटरव्यूज लेट होंगे तो आपके कैंडिडेट्स लेट शॉर्टलिस्ट होंगे। कैंडिडेट्स जब तक शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे वो अपनी वो कैंडिडेट्स कैसे जो है वो जॉब को एक्सेप्ट करेंगे, जॉब ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। जब तक कैंडिडेट्स जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक चीज का डिले, दिस डिले कैन प्रोपोगेट। सो द पर्पस हियर इज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। आप देखें कि कौन सा टास्क कितना रह गया है और रिमेनिंग कितने टाइम में ये कंप्लीट हो सकता है। हमने ये भी बात की कि आप जो है वो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। इस स्लाइड में हमने लिखा कम्युनिकेट प्रोजेक्ट स्टेटस। कम्युनिकेशन में मजीद क्या चीजें आती हैं, कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, इसके कई तरीके हो सकते हैं। अगर तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो न्यूज़लेटर में भी उसकी बात आ सकती है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट्स से आप ये कहते हैं कि नादरा जो है वो टोटली अपनी डेटाबेस को जो है वो इन्हेंस कर रहा है और अब जो है वो नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड के बजाय जो है वो स्मार्ट कार्ड्स होंगे और स्मार्ट कार्ड्स को आप सिंपली जो है वो एयरपोर्ट्स पर ले जाएं तो सिंपली उनमें चिप बिल्ट इन है, चिप को स्कैन करते हुए आप अपना एंट्री एग्जिट ये ऑटोमेटिकली कर सकेंगे। अब लेट्स से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए वेरी ह्यूज बजट एलोकेटेड है, वेरी लॉन्ग टाइम जो है वो इसकी डेवलपमेंट के लिए दिया था। अब इसकी डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूज़पेपर में आ सकती है क्योंकि पब्लिक जो है वो भी इसके साथ एफिलिएटेड है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में भी है। सो दी सिटीजन्स और दी पब्लिक वुड लाइक टू नो दी प्रोग्रेस। तो आप न्यूज़पेपर में इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को पता चले कि जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 महीने बाद, वो 3 महीने तक उसकी ये प्रोग्रेस है कि वो 50% कंप्लीट हो गया है और दैट विल बी देयर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस। इसी तरह आप वर्कबुक के थ्रू, जो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट वर्कबुक के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो वर्कबुक में लिखा है, जो अपडेट्स आपने करनी है वो वर्कबुक में नोट डाउन करते जाएं। मीटिंग्स हो सकती हैं, मीटिंग्स विद इन टीम भी हो सकती हैं, मीटिंग जो है वो आपकी सिस्टम एनालिस्ट के साथ भी हो सकती है, मीटिंग आपके सिस्टम एनालिस्ट की कस्टमर के साथ भी हो सकती है, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी हो सकते हैं। लेट्स से आपके डेवलपर्स ने एक नया टूल यूज करना था, अब उस नए टूल को यूज करने के लिए उनकी लेट्स से 2-3 दिन की ट्रेनिंग स्केड्यूल थी, ठीक है। सो वो ट्रेनिंग का होना, वर्कशॉप का होना, ये भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। स्टेटस रिपोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट भी होती हैं। वो स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भी शेयर की जा सकती हैं, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, मीटिंग के मिनट्स भी हो सकते हैं, वेबसाइट पर उनकी बैनर्स भी चल सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिनको यूज करते हुए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशंस की जा सकती हैं। इसके बाद हम लास्ट फेज की बात करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट क्लोज डाउन। अब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका, 6 महीने में प्रोजेक्ट ने बनना था, 6 महीने में वो प्रोजेक्ट बन चुका, कंप्लीट हो गया। नाउ यू हैव टू क्लोज डाउन दी प्रोजेक्ट, सो ब्रिंग द प्रोजेक्ट टू एन एंड, ठीक है। एंडिंग उसकी ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें या कोड बना के दे दें या इंटरफेस तक जो है वो कंप्लीट हो गया और आपने एक क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया तो उसका मतलब है कि प्रोजेक्ट क्लोज डाउन हो गया, बल्कि फॉर्मली आप क्लोज डाउन करते हैं। यहां पे जो एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं वो है पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यूज, ठीक है। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यूज आपके विद इन टीम भी हो सकते हैं और आपके कस्टमर के साथ भी हो सकते हैं। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू में ये हो सकता है कि आप विद इन टीम पूछें कि हाँ जी
आप लोगों ने टीम में आप एक दूसरे से पूछा जाएगा या इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि आपने 6 महीने रहकर या 3 महीने इकट्ठे आपने रहकर काम किया है या 4 महीने इकट्ठे आपने काम किया, आपको कैसा लगा, कौन अच्छा टीम लीड है, कैसे सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, कंपनी कैसे आपको फैसिलिटेट कर सकती है, कोई अगर मिस हैप्स हैं उनको नेक्स्ट किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा कस्टमर से भी जो है वो पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यूज हो सकते हैं। अगर लेट से कस्टमर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था कि प्रोजेक्ट की 80% पेमेंट एडवांस होगी और रिमेनिंग 20% जो है वो जब प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा तो तब होगी। सो जब क्लोज डाउन करते हैं प्रोजेक्ट, आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया तो आप रिमेनिंग 20% ऑफ दी कॉस्ट जो है वो आप क्लेम करते हैं, ठीक है। और लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आकर फिनिश है, ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर कल को 3-4 हफ्ते बाद कहे कि हाँ जी आप मुझे अब ये चीज भी बना के दें, क्योंकि जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में थी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली वो चीज डेवलप कर दी गई है। अब मजीद कोई चीज कस्टमर भी डिमांड नहीं कर सकता और मजीद कोई क्लेम आपका डेवलपिंग टीम या सिस्टम एनालिस्ट भी नहीं कर सकता। सो यू फॉर्मली क्लोज डाउन योर प्रोजेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ मजीद बातें करते हैं जो चीजें फैसिलिटेट करती हैं, जो चीजें प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग में और प्लानिंग में फैसिलिटेट करती हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन में हेल्प आउट करती हैं। वो क्या हो सकते हैं? हमारे पास गैंट चार्ट्स हैं, नेटवर्क डायग्राम्स है, पर्ट कैलकुलेशंस हैं, क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट के प्लान्स को अकॉर्डिंगली स्केजुल कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गैंट चार्ट्स क्या हैं, नेटवर्क डायग्राम्स क्या हैं, इनको ब्रीफली हमने पहले भी देखा था, आज मजीद थोड़ा सा देखेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे पर्ट कैलकुलेशंस पर और क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग पर। सो आइए इनको देखते हैं। गैंट चार्ट्स और नेटवर्क डायग्राम्स की अगर बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेटवर्क डायग्राम ये कंप्यूटर नेटवर्क की बात नहीं कर रहे, बल्कि नेटवर्क डायग्राम टास्क की डिपेंडेंसी शो करता है, ठीक है। टास्क की डिपेंडेंसी जिसकी एग्जांपल पहले भी डिस्कस की गई थी वो ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ डेवलपर्स को हायर करना है। अब डेवलपर्स को हायर करने के लिए आप इंटरव्यू करेंगे। सो इंटरव्यू करना डिपेंड करता है कि आपने सीवीज उनकी कलेक्ट की हैं। सीवीज उनकी कलेक्ट करना डिपेंड करता है कि आपने जो है वो ये जॉब अनाउंस की हुई है न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर। सो इंटरव्यू करना इट इज डिपेंडेंट ऑन obtaining the CVs. Obtaining the CVs is dependent on the advertisement which you post on the website or which you post in the newspaper. So network diagrams and dependency को show करता है। Gantt charts tasks को भी show करते हैं और durations को भी show करते हैं। कुछ टास्क जो है वो पैरेलल चल रहे हैं। लेट्स से पहले महीने या पहले एक हफ्ते प्रोजेक्ट के लिहाज से जो है वो एनालिसिस भी चलेगा और इनिशियली अगर कोई और एक्टिविटी थी तो वो भी साथ में चलेगी। सो आपका गैंट चार्ट ये भी शो करता है, टाइम ओवरलैप भी शो कर सकता है, वही बात कि पैरेलल एक्टिविटी अगर चल रही है। और इसके अलावा नेटवर्क डायग्राम की अगर बात करें सो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, पैरेललिज्म हो सकता है, ये सारी चीजें चलती हैं। और गैंट चार्ट्स में भी स्लैक टाइम्स हैं और नेटवर्क डायग्राम्स में भी स्लैक टाइम है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इनकी डिफरेंट है, वो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। यहां पे वही एग्जांपल है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं कि ये गैंट चार्ट है, ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को बता रहा है, कौन सा टास्क है। लेट्स से रिक्वायरमेंट कलेक्शन 5 वीक्स थे, जो कि मंडे 5th ऑफ मई 2004 को स्टार्ट हुआ और इसने जाना था लेट्स से सितंबर 2004 तक इसने जाना था। तो 5 वीक्स में जो है वो या मई में स्टार्ट हुआ और जून के फर्स्ट वीक तक जो है वो इसने जाना था। सो अकॉर्डिंगली 5 वीक्स आपने इसके लिए डेडिकेट किए, 6 वीक्स इसके लिए, 1 वीक आपने इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए पूरे प्रोजेक्ट का आपने प्लान कर दिया। रिक्वायरमेंट कलेक्शन से लेकर डिजाइन, फिर डेटाबेस डिजाइन, फिर यूजर डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्रोग्रामिंग, फिर टेस्टिंग और फिर इंस्टॉलेशन। सो ये सारी चीजें आप टाइम के अगेंस्ट मैच करें और फिर आप देख रहे हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी कहां पे शुरू होगी। कुछ एक्टिविटीज पैरेलल भी हैं। अब ये अगर देखें सो स्क्रीन डिजाइन और रिपोर्ट डिजाइन, ये 2 एक्टिविटीज पैरेलल में चल रही हैं, जबकि
अगली इसके बाद जो एक्टिविटी है जो कि डेटाबेस डिजाइन की है, जो कि 2 वीक्स जिसका टास्क था, और वो लेट्स से इस डेट से इस डेट तक चलनी थी, तो आप उसकी प्रोग्रेस भी शो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आप गैंट चार्ट के थ्रू ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बल्कि आप इसको प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये नेटवर्क डायग्राम है। ठीक है, यहां पे भी डिपेंडेंसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्क्रीन डिजाइन इज डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट कलेक्शन। जब तक आप के पास रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती तो आप कैसे जो है वो स्क्रीन को डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह डेटाबेस डिजाइन आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका स्क्रीन डिजाइन कंप्लीट नहीं है। इसी तरह इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपने उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं कर ली। टेस्टिंग तब कंप्लीट होगी जबकि आपने प्रोग्रामिंग नहीं कर ली। सो ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है। ठीक है, एक बॉक्स, ठीक है, ये स्क्वायर या बॉक्स, ठीक है, और एरो जिस दूसरे बॉक्स से लीड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो प्रोग्रामिंग इज डिपेंडेंट ऑन द डेटाबेस डिजाइन। जब तक आपके पास डेटाबेस का डिजाइन नहीं है आप उस डेटाबेस को एक्चुअली प्रोग्राम नहीं कर सकते। जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। जब तक प्रोग्राम टेस्ट नहीं हुआ आप उसकी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। सो गैंट चार्ट में और नेटवर्क डायग्राम्स में ये चीज रिप्रेजेंटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्ट की, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप रिव्यू कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। एस्टिमेटिंग टास्क ड्यूरेशन, कौन से टास्क को कितनी देर तक हो जाना चाहिए था, कितना वो कंप्लीट है। ठीक है, इसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं। यहां पे एक हमारे पास फॉर्मूला है एस्टिमेटेड टाइम के लिए, ET इज इक्वल टू 0 + 4R + P डिवाइड बाई 6। अब ये क्या चीजें हैं, लेट अस हैव अ लुक। सो टेक्निक दैट यूजेस ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, सो O इज रिप्रेजेंटिंग दी ऑप्टिमिस्टिक। अगर पैसिमिस्टिक टेक्निक यूज है तो आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। रियलिस्टिक है सो आप 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, एक पैसिमिस्टिक टाइम है और एक रियलिस्टिक टाइम है। सो ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं कि जो टास्क है वो एक्सपेक्टेडली कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में आप 0 O, R और P की वैल्यूज लगाते हैं, पुट करते हैं। सो वो आपको एस्टिमेट करके बता देता है कि एक्चुअली कौन सा टास्क किस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सकता है। जिसकी एग्जांपल ये है। इस पर्टिकुलर टेबल फिगर में हम क्या करेंगे कि एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेशंस फॉर दी SPTS प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट है, पाइन वैली का, लेट्स से पाइन वैली फर्नीचर का प्रोजेक्ट है। उसमें एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट कलेक्शन। टाइम एस्टिमेट जो आपने किया हुआ है ऑप्टिमिस्टिक है 1 वीक, रियलिस्टिक है 5 वीक, पैसिमिस्टिक बहुत भी डिले हो जाए सो 9 वीक्स। ठीक है, अब अगर आप इसको एस्टिमेट करें उस फॉर्मूला के तहत, सो एक्सपेक्टेड ये है कि ये 5 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्क्रीन डिजाइन आप अगर बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलें, मतलब एक ये है कि अगर चीजें बिल्कुल ठीक होकर चलें सो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हाँ सारी चीजें बिल्कुल ठीक चलेंगी, सो चीजें वक्त पर होंगी, सो वो आप O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियलिस्टिकली कैसे हो रहा है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्रामर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा है, सुबह 9 से 5 तक आएंगे और 5 दिन के अंदर कोड खत्म कर देंगे। अब ये आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं, बहुत ज्यादा आप पुरुमीद हैं। ये हो सकता है खुदा न खास्ता उनमें से कोई जो है वो प्रोग्रामर किसी दिन लेट आ रहा है या बीमार हो गया, किसी दिन नहीं आ रहा। ठीक है, सो रियलिस्टिकली क्या है। और P से मतलब अगर बहुत चीजें खराब हो जाती हैं, मैक्सिमम डिलेज आ जाते हैं, वर्स्ट हो जाता है, वर्स्ट केसेस हो जाते हैं, फिर क्या होगा। सो इन तीनों का आप एवरेज निकाल रहे हैं। इसी तरह स्क्रीन डिजाइन ऑप्टिमिस्टिकली 5 है, रियलिस्टिकली वो 6 वीक लेगा, और अगर बहुत चीजें खराब हो जाए तो 7 वीक्स ले लेगा। इसका अगर एवरेज निकालें सो ये 6 वीक्स के अंदर, एक्सपेक्टेड टाइम यह है कि 6 वीक के अंदर ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह बाकी एक्टिविटीज भी हैं। लास्टली अगर आप देखें टेस्ट इंस्टॉलेशन में आप 1 वीक लगा रहे हैं, मैक्सिमम 1 वीक। सारी चीजें अगर ठीक हो तो 1 वीक लगेगा, रियलिस्टिकली भी 1 वीक लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा चीजें खराब भी हो जाएं फिर भी 1 वीक से ज्यादा इंस्टॉलेशन में नहीं लगना चाहिए। और इंस्टॉलेशन आप क्लाइंट की एनवायरनमेंट में जाकर एक्चुअली सॉफ्टवेयर जहां पे यूज होगा वहां पे आप सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की बात करें। सो एक्सपेक्टेड टाइम जिसमें ये प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन का फेज कंप्लीट हो जाएगा दैट इज 1 वीक। सो यहां पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी कौन सी है, उसका मिनिमम टाइम कितना हो सकता है,
उसका अगर वर्स्ट केस हो तो टाइम कितना हो सकता है, और उसकी बेस पर जो है वो आप एक एवरेज टाइम जो है वो निकाल रहे हैं, जिसको हम एक्सपेक्टेड टाइम कह रहे हैं. सो दैट इज PERT एनालिसिस. आपने PERT एनालिसिस किया, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक आपने अप्लाई की और आपने एस्टिमेटेड टाइम निकाला. इसके बाद है जनाब क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग. क्रिटिकल पाथ्स आपके बाज प्रोजेक्ट्स में तो ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट में ढेर सारे टास्क हैं, ढेर सारे फेजेस हैं. बाज टास्क, बाज एक्टिविटीज उसमें बड़ी सेंसिटिव हैं, क्रिटिकल हैं, उनको आपको बड़ा केयरफुली लेकर चलना पड़ता है. सो आप क्रिटिकल पाथ्स की कैसे स्केजुलिंग करेंगे, क्रिटिकल पाथ एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इन सबको देखना जो है ये बड़ा ज़रूरी है, इसको हाईलाइट करना, इसी तरह इनको गैंट चार्ट में भी हाईलाइट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग ओवरऑल है क्या? ये एक स्केजुलिंग टेक्निक्स है हुज ऑर्डर एंड ड्यूरेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टास्क एक्टिविटीज डायरेक्टली इफेक्ट्स द कंप्लीशन डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट. मतलब आपने एक टास्क, एक पाथ डिफाइन किया कि ये क्रिटिकल टास्क है, क्रिटिकल पाथ है, ठीक है. इस क्रिटिकल पाथ अगर ये चीजें ठीक चलती हैं, ठीक है, सो ओवरऑल प्रोजेक्ट पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा कि यहां पे अगर मसले ना हुए तो इसका मतलब है कि सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक बनेगा और चीजें वक्त पर खत्म हो जाएगी. यहां पर अगर मसले मसाइल आ गए तो फिर जो है वो सारी चीजें बड़ी खराब हो सकती हैं, उनमें डिले आ सकते हैं, उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं. सो क्रिटिकल पाथ्स वो होते हैं जहां पर उसकी सीक्वेंसिंग और उसकी ड्यूरेशन, ये किसी टास्क की एक्टिविटी, किसी टास्क की या किसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन और सीक्वेंस कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है. हो सकता है वो चीजें ठीक हों तो आप प्रोजेक्ट से कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, और अगर चीजें ठीक ना हो, खराब हो, स्लैक आ जाए, तो प्रोजेक्ट जिस तारीख पे खत्म होना था, आप हो सकता है उससे 8 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको खत्म कर रहे हो. सो ये आप चेक करते हैं अपने क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग में. अब अगर यहां पे स्केजुलिंग, क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग में हमने दो चीजें देखनी होती हैं. नंबर 1 क्रिटिकल पाथ एंड नंबर 2 स्लैक टाइम. क्रिटिकल पाथ क्या है? द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड. ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ है. द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड, मतलब मिनिमम कितना टाइम लगेगा, अगर कम से कम इस टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे पहले जो है वो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. सो दैट इज क्रिटिकल पाथ. स्लैक टाइम क्या है? द टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, जिसका मतलब यह है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो खुद से तो लेट हुई, लेकिन इसके लेट होने से ओवरऑल प्रोजेक्ट पर असर नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा. जिसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए कोई हार्डवेयर परचेज करना था, हार्डवेयर जाके यूज होगा 8वें वीक में, आपने उसका ऑर्डर कर दिया 3रे वीक में, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 वीक के बाद वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है. सो इस केस में हार्डवेयर को 5th वीक में डिलीवर हो जाना चाहिए था, यूज आपने 8वें वीक में ही करना है, आपके अंदाजे के मुताबिक 5th वीक में उसको डिलीवर हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी ऑर्डर आपने किया था, जिस हिसाब से आपने उसकी डिस्पैचिंग करवाई थी. लेट से अगर वो 5th वीक में नहीं पहुंचता और वो 6th वीक में पहुंचता है, सो ये 6th वीक या ये एक हफ्ता, ये इसका स्लैक टाइम है. अब यहां पे चीजें तो डिले हुई, ये एक्टिविटी तो डिले हुई, हार्डवेयर की परचेजिंग की एक्टिविटी एक हफ्ता लेट हुई, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट एक हफ्ता लेट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो हार्डवेयर है वो यूज ही 8वें हफ्ते में करना है. सो 5वें हफ्ते के बजाय अगर 7वें हफ्ते भी हार्डवेयर आ जाता है, 6ठे हफ्ते भी अगर हार्डवेयर आ जाता है, सो इसका प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर कोई डिले नहीं पड़ेगा और ये अपने प्रोजेक्ट वक्त पर खत्म होगा. यस, द प्रोजेक्ट कैन बी डिलेड इफ यू वर एक्सपेक्टिंग द हार्डवेयर टू बी अराइव्ड ऑन द 5th वीक एंड इंस्टेड ऑफ अराइविंग द हार्डवेयर एट 5th वीक, वो अगर 9th वीक में जाकर डिलीवर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 8th में आपने उस हार्डवेयर को यूज करना था, 8th वीक में भी वो नहीं आया, 9th वीक में वो जाकर आया, सो एक हफ्ता लेट होने की वजह से प्रोजेक्ट आगे एक हफ्ता लेट होगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्लैक टाइम. इसके बाद जनाब आपने क्रिटिकल पाथ एग्जांपल, डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क. यहां पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विद इन अ प्रोजेक्ट. ये हमने एक और एग्जांपल ली है.
अब यहां पर रिक्वायरमेंट कलेक्शन किसी एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। स्क्रीन डिजाइन एक्टिविटी नंबर 1 पर डिपेंडेंट है। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट नहीं होंगी आप स्क्रीन डिजाइन नहीं कर सकते। जब तक आपका रिक्वायरमेंट कलेक्शन नहीं है आप रिपोर्ट डिजाइन नहीं कर सकते। आप डेटाबेस डिजाइन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका स्क्रीन डिजाइन और रिपोर्ट डिजाइन नहीं हो जाता। इसी तरह यूजर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि आपका स्क्रीन डिजाइन और रिपोर्ट डिजाइन कंप्लीट नहीं है, या जब तक आपका डेटाबेस डिजाइन कंप्लीट नहीं है। इसी तरह प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती और इंस्टॉलेशन आपकी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आपका टास्क नंबर 5 विच इज यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड 7 विच इज टेस्टिंग ये कंप्लीट नहीं हो जाती। सो इट इज शोइंग यू द एक्टिविटीज which are dependent on the other activities. Now another example is critical path example, and यहां पे हम critical path को एक नेटवर्क डायग्राम से हम शो कर रहे हैं। यहां पे हम डिपेंडेंसी को शो कर रहे हैं। सो यही एक्टिविटीज इनको हम एक डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 1 थी रिक्वायरमेंट कलेक्शन, और एक्टिविटी नंबर 2 थी स्क्रीन डिजाइन, और एक्टिविटी नंबर 3 थी report design. So screen design and report design are dependent on activity number 1 which is requirement collection. So here in the network diagram we can see that the screen design and the report design activity number 2 and activity number 3 are dependent on the activity number 1 which is requirement collection. So बिल्कुल इसी तरह the database design is dependent on activity number 2 and activity number 3. So जो डिपेंडेंसी हमने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टेबल की सूरत में हमने रिप्रेजेंट की थी, बिल्कुल उसको हमने इस नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। आइए मजीद बात करते हैं कि आप क्रिटिकल पाथ डिटरमिन कैसे करेंगे। हाउ विल यू फाइंड द क्रिटिकल पाथ? सो हियर व्हाट वी डू इज दैट कैलकुलेट द अर्लीस्ट पॉसिबल कंप्लीशन टाइम for each activity by summing the activity times in the longest path to the activity. This gives total expected project time. ठीक है, आपने ये कहा कि एनालिसिस 4 वीक लेगा, आपने ये कहा कि डिजाइन 3 वीक लेगा, आपने ये कहा कि कोडिंग फिर 4 वीक लेगी। सो ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट कितने वीक ले रहा है? इन सारे इंडिविजुअल टाइम्स को ऐड कर लें। सो 4 + 3 + 4 विच इज लेट्स से 11 वीक्स। तो 11 वीक में आपने एस्टिमेट किया कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो सारी एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी जितना टाइम लेगी उसको आप एग्रीगेट कर लेते हैं और आप एक्सपेक्टेडली बताते हैं कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो सकता है। आपको ये भी करना होता है कि अर्लीस्ट भी आप कैलकुलेट करते हैं और लेटेस्ट भी आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और अगर बहुत ज्यादा लेट हो तो कौन सा कब जो है वो कंप्लीट हो सकता है। और एक्चुअली आपको उसमें से स्लैक टाइम निकालना होता है। ठीक है, स्लैक टाइम निकालने का मतलब यह है कि अगर चीजें कोई डिले हो भी जाती हैं तो उससे ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के डिले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिकल पाथ वो है कंटेन्स नो एक्टिविटीज विद स्लैक टाइम। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें स्लैक टाइम ना हो, ठीक है, आप उन एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं और वो आपका क्रिटिकल पाथ है। या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि क्रिटिकल पाथ आपके वो पाथ हैं, वो एक्टिविटी रिप्रेजेंट होती हैं जिसमें डिले आगे सारी डिपेंडेंट एक्टिविटीज को डिले कर सकता है, जिसका डिले आगे सारी एक्टिविटीज को डिले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे हम बात करें, अगर आपका स्क्रीन डिजाइन और रिपोर्ट डिजाइन डिले है, इसका मतलब यह है कि आपका डेटाबेस डिजाइन डिलेड है। इसका मतलब यह है कि आगे ये सारी चीजें आगे डिलेड हैं। ये क्रिटिकल पाथ है। अगर ये वक्त पे कंप्लीट ना हुआ, ये वक्त पे कंप्लीट ना हुआ तो आगे सारा प्रोजेक्ट डिले है। इसी को ही हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, एक नेटवर्क डायग्राम है जिसमें हमने एस्टिमेटेड टाइम हर एक्टिविटी के लिए निकाले, अर्लियर भी निकाले और लेटेस्ट भी निकाले, और फिर हमने एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन निकाला। अब एक्टिविटी नंबर 1 को अगर देखें, अर्लियर टाइम इसका लेट्स से 5 वीक्स है, इसका लेटेस्ट टाइम जो है वो 5 वीक्स है। अगर आप इसका एक्सपेक्टेड टाइम निकालें तो ये 5 वीक्स ही होगा। इसी तरह एक्टिविटी नंबर 2 का अर्लीस्ट टाइम जो है वो 11 वीक्स है, लेटेस्ट टाइम इसका 11 वीक्स है। अगर आप इसका एस्टिमेटेड टाइम निकालें तो ये 6 वीक बन रहा है।
ठीक है। सो वो एरोज जो कि रेड से रिप्रेजेंटेड है, अगर उनमें डिले आता है, दिस मीन्स दैट दिस डिले विल बी प्रोपोगेटेड थ्रू आउट, ठीक है। और वो एरोज जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंटेड है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वहां पे अगर डिले आ भी जाता है तो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। यानी कि यहां पर हम सिर्फ देखें कि एक्टिविटी नंबर 5 जो है, ये वो एक्टिविटी है जिसमें डिले बाकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम गौर से देखें तो एक्टिविटी नंबर 5 थी हमारे पास यूजर डॉक्यूमेंटेशन। सो यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, अगर लेट भी हो जाती है तो इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर डिले से कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो आपने क्रिटिकल पाथ बना दिया और उनको आप अगर नेटवर्क डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप उसको रेड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां पे अगर हम देखें बिल्कुल यही बात जो हमने यहां पे देखी, एक्टिविटी नंबर 1 यहां पे हमने पिक्चर की सूरत में, एक डायग्राम की सूरत में देखा है, यहां पे हम इसको टेबल की सूरत में देख रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 1 का एस्टिमेटेड टाइम, अर्लीस्ट टाइम 5 वीक है, लेटेस्ट टाइम 5 वीक्स है, स्लैक टाइम निकालें सो 0 है, ठीक है। सो यहां पर भी अगर आप देखें सो यही चीज हमने यहां पे भी की है। एक्टिविटी नंबर 1 का अर्लियर टाइम 5 वीक्स है, लेटेस्ट टाइम जो है वो 5 वीक्स है, इसका स्लैक टाइम निकालें तो 0 है, ठीक है। सो इस तरह हर एक्टिविटी का हमने निकाला और सिर्फ हमने एक्टिविटी नंबर 5 में देखा कि इसका अर्लीस्ट टाइम 18 वीक्स है, ठीक है, इसका लेटेस्ट टाइम 21 वीक्स है, इसका अगर स्लैक टाइम निकालें जो कि हमारे पास 2.5 वीक्स बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये प्रोजेक्ट, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये एक्टिविटी नंबर 5 अगर 2.5 हफ्ते लेट भी हो जाए सो इसका ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1 से लेकर 8 तक जो एक्टिविटीज हैं इसमें 5th के अलावा सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, क्रिटिकल पाथ हैं। 5th नंबर एक्टिविटी और 5th नंबर टास्क जो है ये क्रिटिकल नहीं है क्योंकि इसमें स्लैक टाइम है, और स्लैक टाइम का मतलब ये है कि इसका डिले बाकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर असरअंदाज नहीं होगा। सो हियर यू हैव सीन दैट हाउ you can identify the slack time and how you can see that which activities are most critical one or most important one, and the delay in one activity can propagate the delay on overall project. इसके अलावा बात करते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जैसे हमने शुरू में बात की, हमारे पास गैंट चार्ट्स हैं, हमारे पास नेटवर्क डायग्राम्स हैं, हमारे पास क्रिटिकल पाथ्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जिनको हम यूज करते हुए इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो मेनी पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल्स एग्जिस्ट फॉर असिस्टिंग विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। अगर एक एग्जांपल के लिया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को यूज करते हुए आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उसमें प्रोजेक्ट की एंड डेट और स्टार्ट डेट को शो कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टास्क्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन टास्क और एक्टिविटीज़ की अगर डिपेंडेंसी है उसको आप शो कर सकते हैं। न सिर्फ आप गैंट चार्ट को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बल्कि नेटवर्क डायग्राम्स को भी यूज़ करते हुए आप जो है वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल विच कैन बी यूज्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। लेट अस नाउ कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ Microsoft project which is usually for Windows operating system, and here we can see that we can establish a project starting date, we can assign task, we can do different other activities, we can represent them, we can have the duration which is allocated for the completion of each task. For example, यहाँ पे 9 different activities, 12 different activities जो हैं वो represent की गई हैं। जैसे कि स्टार्ट एनालिसिस फेज, इसके लिए टोटल रिक्वायर है 62 डेज, ये इस तारीख को शुरू होगा और इस तारीख को ये खत्म हो रहा है। इसी तरह ओवरव्यू ऑफ द परचेजिंग, इसके लिए 5 डेज रिक्वायर्ड है, ये इस तारीख को शुरू होगा और इस तारीख को ये खत्म होगा। सो ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट,
ठीक है। और इसी तरह अगर कोई और डिटेल्स हैं तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे फर्दर देखें तो डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं। फिजिकल डिज़ाइन है जिसमें DFDs हैं, लॉजिकल है, डेटाबेस डिज़ाइन है जिसमें ER डायग्राम्स आती हैं, इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यूज़ हैं। अगर उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने जैड सेशन करवाने हैं, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करानी है, उनका जिक्र यहाँ पर है। 2 दिन के लिए आपने जो है वो स्पेसिफाई किया है। सो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है। नॉट नेसेसरीली कि आपको हर प्रोजेक्ट में जैड सेशंस चाहिए होंगे या हर प्रोजेक्ट में आपको जो है वो कुछ आइटम्स परचेज करने होंगे, नॉट नेसेसरी। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का टूल सॉफ्टवेयर आप यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज टेलिंग यू द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। अगली स्लाइड में हम जो है वो इसमें टास्क को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। टास्क को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटरिंग टास्क एंड असाइनिंग टास्क रिलेशनशिप्स इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फॉर विंडोज। हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी भी शो कर ली कि ये वाला टास्क एक्टिविटी नंबर लेट्स से 3 इज डिपेंडेंट ऑन दी एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है, या एक्टिविटी नंबर 4 इज डिपेंडेंट ऑन अनदर एक्टिविटी। सो जो भी एक्टिविटी अगर किसी और एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, सो ये एरोज यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये एरोज के थ्रू हम उन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन, दिस एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वन। सो नंबर ऑफ टास्क भी हमने असाइन कर दिए, उनकी ड्यूरेशन के लिए डेज भी हमने स्पेसिफाई कर दिए, कौन सी एक्टिविटी कौन सा टास्क कब स्टार्ट होगा ये भी स्पेसिफाई कर लिया, कब उसको फिनिश होना चाहिए ये भी स्पेसिफाई कर लिया, और हमने उसकी डिपेंडेंसी भी शो कर ली। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में ही व्यू हमारे पास नेटवर्क डायग्राम है, और नेटवर्क डायग्राम में जैसे हमने पहले भी बात की कि डिपेंडेंसी भी शो होती है। जो एक नई चीज शो हो रही है वो हमारे पास है माइलस्टोन्स विच आर रिप्रेजेंटेड एज अ हेक्सागन। सो ये आपको बाकी शेप्स के अलावा ये स्क्वायर्स में है, दिस पर्टिकुलर शेप इज इन अ हेक्सागन। इस हेक्सागन में आपको ये एक माइलस्टोन है जो कि इस टाइम पे या ड्यूरेशन है या जो टास्क है आपको बाय दैट टाइम आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो लेट्स से डिजाइन फेज का एक माइलस्टोन ये है कि यू एंड अप विद समथिंग कंक्रीट, यू एंड अप विद हैविंग अ डिटेल्ड डिजाइन फॉर द प्रोजेक्ट। सो ना सिर्फ हमने माइलस्टोन रिप्रेजेंट कर दिए बल्कि इसमें हमने क्रिटिकल पार्ट्स और नॉन क्रिटिकल पार्ट्स भी हमने रिप्रेजेंट कर दिए। इस केस में जितने भी रेड बॉक्सेस हैं ये क्रिटिकल पार्ट्स को शो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक एक्टिविटी का डिले बाकी प्रोजेक्ट को डिले कर सकता है। और इसमें नॉन क्रिटिकल पार्ट्स भी हैं, जैसे कि ये ब्लू से रिप्रेजेंटेड है, ये नॉन क्रिटिकल पार्ट है। अगर इसमें डिले आता है सो इसका ओवरऑल प्रोजेक्ट के डिले से कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। हमने स्लैक टाइम स्पेसिफिकली हमने देखा है कि लाइक अगर इसमें डिले आता है तो ये वाली एक्टिविटी डिले होगी उसके मुताबिक, क्योंकि ये एक्टिविटी इस पर डिपेंडेंट है सो ये भी डिले होगी, फिर अकॉर्डिंगली ये एक्टिविटी भी डिले होगी। सो एक चीज की डिपेंडेंसी है दूसरी चीज पर, अगर एक चीज डिले है सो ये डिले प्रोपेगेट होता है। सो हेयर इन डायग्राम्स को यूज करने का पर्पस ये है कि आप देखें कि आपके प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पार्ट्स कौन से हैं, सेंसिटिव एरियाज कौन से हैं, कौन सी एक्टिविटी जो है वो जिसमें कॉम्प्रोमाइज, जिसमें डिले आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, उन पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, उनको आप ज्यादा फोकस करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मकसद ही यही है कि आप जो है वो इन एरियाज को देखें और बेहतर तरीके से इसको आप एग्जीक्यूट करें, बेहतर तरीके से आप इसको रन करें, ताकि आगे आने वाले अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिए आपके पास प्रिकॉशंस आपने पहले से की हुई हो, आपने सेफली उसको आपने देखा हुआ हो। इसी तरह हम गैंट चार्ट्स को अगर देखें, सो द गैंट चार्ट शोइंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज, जो कि हमारे पास ये है, एंड प्लान्ड एक्टिविटीज। सो ये हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ द एक्टिविटीज है, ये हमारे पास इनिशियल प्लान है। सो आपने प्लान तो ये किया था कि ये स्टार्ट एनालिसिस फेज जो है ये चलेगा और 62 डेज तक चलेगा। अब प्लान तो आपका ये था, यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस भी शो हो रही है कि कितने % वो काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसी तरह ओवरव्यू ऑफ द परचेजिंग, इसको 5 डेज आपने रखा था, टास्क तो ये था
ये कंप्लीशन कितनी हुई है, कितना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कौन से टास्क जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, कौन से टास्क रहते हैं, कौन से टास्क हैं जिनमें स्टिल जो है वो उनकी प्रोग्रेस लेट से 100% नहीं हुई। सो ये सारी चीजें आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे आपने देखा है कि द ब्लैक लाइन एट टॉप इंडिकेट्स अ समरी एक्टिविटी, ठीक है, ये जो है वो समरी एक्टिविटी को शो कर रहा है, और बाकी ये जो है ये इसके सब टास्क को शो कर रहे हैं, और जो डायमंड एक्टिविटी है वो एक माइलस्टोन को शो कर रही है। जैसे हमने अपनी नेटवर्क डायग्राम में भी देखा था कि ये एक माइलस्टोन है, यही नेटवर्क डायग्राम का माइलस्टोन आपके गैंट चार्ट में भी रिप्रेजेंट होता है एक डायमंड शेप से। सो यू हैव नोटिस्ड कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is comprised of several other tasks, several other activities। अगर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ फेजेस में प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देने से आप इफेक्टिव मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि फेजेस जो है ये तो लॉजिकल है। अगर आप प्रोजेक्ट इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या प्रोजेक्ट क्लोज डाउन की बात कर रहे हैं, ये सारे फेजेस ये लॉजिकल हैं। एक्चुअली कैसे आप प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करेंगे? सो हमारे पास गैंट चार्ट्स हैं, हमारे पास नेटवर्क डायग्राम्स हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम यूज करते हुए हम इसको अपने प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुली तौर पर कंप्लीट कर सकते हैं। गैंट चार्ट आप लोगों ने यूज किया होगा ड्यूरिंग योर FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप गैंट चार्ट के थ्रू बताएं कि आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलेंगे, आप कब जो है वो प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, कब उस पर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, लेट्स से फर्स्ट डिलीवरेबल उसका क्या टाइम है, कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप किस ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे। सो यू प्रेजेंट अ कंप्लीट गैंट चार्ट, सारी एक्टिविटीज आपने बता दी और उसका एक्सपेक्टेड टाइम कि जब वो कंप्लीट होगा। फिर कमेटी ये करती है कि कमेटी आपकी प्लान टास्क को आपकी प्रोग्रेस के अगेंस्ट कंपेयर करती है। लेट्स से अगर आपने कहा था कि आप इस प्रोजेक्ट की कोडिंग 8 सेमेस्टर के पहले 2 मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे, गैंट चार्ट में ये स्पेसिफाइड था। सो कमेटी जो है जब आपकी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करती है तो वो यही देखते हैं कि आप अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर आप प्लान से काफी पीछे हैं तो कैसे आपको जो है वो अकॉर्डिंगली बूस्टअप किया जाए, कैसे आपको स्पीड अप किया जाए ताकि आप वक्त पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। वक्त पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सो वक्त पर आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, वरना इसका जो है वो आप जानते हैं कि IP का स्टेटस लग सकता है, यानी कि इन प्रोग्रेस, और यू हैव टू स्पेंड अनदर सेमेस्टर इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। सो आप किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करें, अपने FYPs की बात करें, अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, अगर आप इसमें सारी चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप जो है वो प्रोजेक्ट की फेलियर की तरफ लीड कर रहे हैं। सो बी एडवाइज्ड, नोट इट डाउन दैट अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट के लिए जैसे हमने पहले बात की कि कुछ सपोर्टिव वर्क फ्लोज हैं, कुछ सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं, आपके गैंट चार्ट्स बनाना, आपके नेटवर्क डायग्राम्स बनाना, आपकी डिपेंडेंसीज को शो करना, आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करना, ये सारी चीजें इस चीज को फैसिलिटेट करती हैं कि आप एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो है वो फॉलो करें और एक कामयाब प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। सो छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से लेकर और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो की जाती है। हमारे पास ऐसी ढेर सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें मिस मैनेजमेंट, इट एंड्स अप विद डिजास्टर, इट एंड्स अप विद फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मेन 4 टास्क थे उनको हमने कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट इनिशिएशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग पर हमारी डिस्कशन पहले हो चुकी थी। आज हमने बात की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर और प्रोजेक्ट क्लोज डाउन पर। एग्जीक्यूशन में एक्चुअली हम एक्शन परफॉर्म करें, जो कुछ हमने प्लान किया था उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम लेकर चल रहे हैं।
जब आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, सारे टास्क्स, एक्टिविटीज और फेजेस जो कि आपने प्लान किए थे वो सारे जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, दिस मींस यू आर एंडेड अप विद द प्रोजेक्ट. नाउ यू हैव टू फॉर्मली क्लोज डाउन द प्रोजेक्ट, जिसको हम प्रोजेक्ट क्लोज डाउन कहते हैं. प्रोजेक्ट क्लोज डाउन में इटसेल्फ ढेर सारी अदर एक्टिविटीज हो सकती हैं. लेट्स से आपने कहीं से कुछ रिसोर्सेज हायर किए हुए थे, कोई आपने इक्विपमेंट टेम्परेरीली किसी से बोरो किया हुआ था, ये क्लोज डाउन पर आप वो सारी चीजें रिटर्न करते हैं. अगर क्लाइंट ने आपको कोई पेमेंट, रिमेनिंग पेमेंट देनी है, सो वो क्लोज डाउन पर वो रिमेनिंग पेमेंट दी जाती है. अगर कोई और ऐसी अनफिनिश्ड चीजें हैं, ठीक है, वो कंप्लीट की जाती हैं. सो फॉर्मली तरीके से आप जो है वो प्रोजेक्ट को क्लोज डाउन करते हैं. सर्टन केसेस में क्लोजिंग सेरेमनीज होती हैं जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, सारे वो टीम के लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प किया होता है, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया होता है, वो सारे आते हैं और एक सेरेमनी की सूरत में प्रोजेक्ट को जो है वो क्लाइंट्स को हैंड ओवर किया जाता है. आपके प्रोजेक्ट में, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है कि आप देखेंगे क्रिटिकल पाथ्स क्या हैं. सो नंबर 1, क्रिटिकल पाथ्स को आइडेंटिफाई करना. नंबर 2, ये देखना कि क्रिटिकल पाथ्स को कैसे आप मॉनिटर करेंगे. क्रिटिकल पाथ्स को देखने के लिए जरूरी है कि आप स्लैक टाइम देखें कि किन एक्टिविटीज में स्लैक टाइम है और किन एक्टिविटीज में स्लैक टाइम नहीं है. ठीक है, स्लैक टाइम न होने का मतलब ये है कि अगर इस एक्टिविटी में डिले आया, सो दिस डिले विल बी प्रोपोगेटेड टू ऑल दी अदर एक्टिविटीज. इसका असर बाकी सारी एक्टिविटीज पर होगा. अगर स्लैक टाइम उसमें है, इसका मतलब ये है कि अगर डिले आ जाता है सो इसमें गुंजाइश है ये बाकी एक्टिविटीज को असरअंदाज नहीं करेगा. ठीक है, इसी तरह लास्टली हमने देखा हमारे पास कमर्शियल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिनको यूज करते हुए हम इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. Let us have a brief look on what we are going to study in our next lecture. So we will mainly be talking about identifying and selecting system development projects. हम उसको देखेंगे. हम corporate strategic planning और information system planning क्या होती है इसको देखेंगे. Information system planning क्या होती है, इनका relationship क्या है, इसको देखना है. और information system की planning जो है वो overall प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन में कैसे हेल्प करती है, इसको देखना. उसकी क्या मैट्रिसेस हो सकती हैं, उनको एनालाइज करना. दीज आर ऑल गोइंग टू बी द डिस्कशन ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस एंड्स अप आवर लेक्चर हियर. आई होप you enjoyed today's lecture. I'll see you with more detail. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.